दीपिका पावर ब्रेकफास्ट में आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि किस तरह के संकेत आज हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजारों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार लौटेंगे, लेकिन उससे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए। 19,500 के पास अपने आप को टिकाए हुए है। 10 पॉइंट्स की यहां पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स में 15 पॉइंट्स की हल्की सी कमजोरी है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां भी 10-11 अंकों की कुछ मामूली सी कमजोरी दिख रही है। एशियन मार्केट पर नजर डालें तो आज कुछ सुस्त शुरुआत हुई है, खासतौर से जापान का बाजार निके, यहां पर देखिए 55 अंकों की कमजोरी है। और बाकी जितने भी एशियाई मार्केट धीरे धीरे करके खुल रहे हैं उनमें एक सुस्त शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। मिला जुला सा कारोबार हमने कमोडिटी स्पेस में देखा, जहां ब्रेंट क्रूड कर $76 के पार मजबूती लेकर बंद हुआ है। सोने चांदी में दायरे का ट्रेड है और बेस मेटल्स में रही सुस्ती। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, आज कौन से महत्वपूर्ण ग्लोबल अपडेट्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर आज नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ हुआ है, मिड वीक में प्रवेश कर चुके हैं, कहाँ रखनी है नजर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि उनके लिए छोटा हफ्ता था क्योंकि 4 जुलाई की जो छुट्टी थी उसके बाद आज अमेरिकी बाजार लूटेंगे। उसके पहले अगर हम देखें तो आपको पॉजिटिव टेरिटरी में अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे थे और स्ट्रेंथ वहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते की बात अगर हम करें तो नैस्डैक 1983 के बाद अपनी सबसे बेस्ट फर्स्ट 6 महीने की रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखे थे। इनफैक्ट S&P 500 भी देखे तो 2019 के बाद पहली बार फर्स्ट हाफ रहा है साल का जहाँ पे अच्छे रिटर्न इस इंडेक्स ने भी दिए। इनफैक्ट डाउ की भी बात करें तो टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग ही नजर आएगा, क्योंकि जो गिरावट दिखी थी 50 डे मूविंग एवरेज पे टच करने के बाद एक हायर लो बनता हुआ दिखा, तो यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रेंथ दिख रही है। और जो मार्केट के विशेषज्ञ हैं उनका भी यही मानना है कि जो सेकेंड हाफ है वो भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो स्ट्रेंथ मार्केट में फिलहाल बनी हुई है, लेकिन इन सबसे ऊपर फेड की पॉलिसी का महीना है। जो पिछले महीने जो फेड की बैठक हुई थी उसके भी मिनट्स आज आने वाले हैं, जिस पर बाजार की नजर रहेगी। ब्याज दरों और जो महंगाई से जुड़े जितने भी कमेंट्स होंगे वो इम्पोर्टेंट रहने वाले। कितने सदस्यों ने महंगाई को पर जोर देते हुए ब्याज दरों में बढ़ने की उम्मीद जताई है, या फिर यहाँ पे फिर से पॉज आ सकता है। साथ ही साथ जो 2% का टारगेट है फेड का महंगाई दर को लाने का, उस पर भी जो भी कमेंट्स होंगे वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आज मिनट से। जुलाई में ड्यू है जो पॉलिसी, उस पर भी रहेगी बाजार की नज़र। यूरोप की बात करें तो वहाँ पे कल के दिन हमने कमजोरी देखी थी। इनफैक्ट आज वहाँ पे ECB जो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी भी बैठक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है बाजार के लिए। कमजोरी के साथ कल बंद हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसके चलते आज यहाँ पर नजर रहने वाली। एशियन मार्केट्स देखें तो सुस्त कारोबार दिख रहा है, क्योंकि डाउ फ्यूचर से इतने कोई इंडिकेशन आ नहीं रहे, एकदम सुस्त कारोबार वहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जापान का जो सर्विस एक्टिविटी का जो डेटा आया है वो मेनटेन है, वो फर्म है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मांग है, जो डिमांड है, वहाँ पे पिकअप जो पोस्ट जो रिस्ट्रिक्शंस ओपन हुए थे वो अब पिकअप दिख रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गिरावट नजर आ रही है, हालांकि पॉजिटिव डेटा ही सामने आया है वहाँ पर भी। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103 के नीचे आपको रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिखेगा। नज़र तो ओपेक के सेमिनार पर भी है, क्योंकि कच्चा तेल काफ़ी फोकस में आते हुए दिख रहा है। 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आपको दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 76 के पार पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत होता है अगर क्रूड में थोड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ आता है। तो सऊदी अरब और रूस की बात करें तो यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्शन कटौती का ऐलान करते हुए दिखे, तो जिसका इम्पैक्ट हमने वहाँ पर देखा। बेस मेटल में सुस्त कारोबार है। चीन में जो आंकड़े आए थे वहाँ पे मांग की गिरावट के चलते बाकी के जो कमोडिटीज है उसमें भी आपको मिला जुला प्रदर्शन आते हुए नजर आएगा। तो ऑल इन ऑल छुट्टी थी, लेकिन उसके पहले डेटा काफी पॉजिटिव है, तो आज फेड के मिनट्स पे रहेगी नजर। ओके, फेड के मिनट्स पे नजर रहने वाली है और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो हमारे मार्केट्स को भी क्यू देने का काम करेंगे। धन्यवाद नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए, जिस तरह के ग्लोबल संकेत आज हमें मार्केट से मिल रहे हैं, अमेरिकी मार्केट्स की भी एक दिन की छुट्टियों के बाद वापसी होगी, तो मार्केट में आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमारी तो रिकॉर्ड हाइज की पार्टी लगातार जारी है। कल भी हमने हर एक मिनट पे रिकॉर्ड हाइज, ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। सर बताइए, आज भी क्या ऐसा ही सेशन जारी रहेगा, क्या करना है? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए संकेत तो आज कम है ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि अमेरिका में छुट्टी का माहौल, छुट्टी थी और बाकी एशियाई बाजारों में भी मिला जुला सा कारोबार बड़ी बढ़ती है। और ऐसे में हमें अपने संकेतों के दम पर ट्रेड करना है। हमारे संकेतों में 2-3 चीजें अच्छी है। एक तो ये कि हम लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए लगातार चौथे दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पे हाई बनाए, तो तकनीकी तौर पर बाजार बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
दूसरा ये कि एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े अभी भी दमदार आते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में भी बढ़िया खरीदारी एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी, तो फ्लोज के लिहाज से कहीं कोई समस्या है नहीं। वो एक दूसरा पॉजिटिव है। बाकी रहा सवाल हमारे बाजारों का, तो कल वाली स्ट्रेटजी के साथ ही चलेंगे। कल हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि पहले टिप पर खरीदारी कीजिए, और कल आपको 45,000 पर बैंक निफ्टी और 19,300 पर निफ्टी में एंटर करने को मिला। आज भी यही रणनीति होगी कि अगर आज शुरुआत हो या फिर मजबूत शुरुआत होने के बाद बाजार पहली डिप दिखाए, उस पहली डिप में आपको खरीदना चाहिए। और कहाँ खरीदना है? 19,235, 19,300 ये पहली रेंज है। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपरी स्तरों पर वैसे तो लाइफ हाई के पार निकलने के बाद, यानी कि 19,435 के ऊपर निकलने के बाद कहना मुश्किल है कि कितना और ऊपर जाएंगे, लेकिन 19,500 के आसपास ऑप्शन डेटा के लिहाज से छोटी सी हल्की फुल्की रुकावट है, और इसलिए मैं ऊपर की रेंज 19,450 से 19,500 लेकर चल रहा हूँ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग दिखा है बैंक निफ्टी कल। वैसे तो मजबूत बंद हुआ है, लेकिन ऊपरी स्तर से हल्की फुल्की करेक्शन भी दिखी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऊपरी स्तर से 350 पॉइंट नीचे आकर भी बंद हुआ है। तो रेंज काफी क्लियर कट वेल डिफाइंड है बैंक निफ्टी के लिए। अब जो सपोर्ट है आज के लिए वो है 44,900 से 45,000। ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तर पर 45,500 से लेकर 45,650 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। मेरा ये समझना है कि जो बढ़ने की स्पीड है वो थोड़ी सी धीमी पड़ेगी। आपको सही लेवल का इंतजार करके एंट्री करनी चाहिए। बाजार के ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। बाय और डिप्स की रणनीति आपको रखनी ही है। बस सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि एक तरफा जो और बड़ी रफ्तार से बाजार बढ़ रहे थे, वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। धीमे धीमे बढ़ेंगे, हर एक लेवल पर रुकेंगे, हल्का फुल्का छोटा मोटा करेक्शन होगा इंटरडे में, और वापस से रफ्तार पकड़ेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ बाजार में आज भी बने रहे जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि आज एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करके क्या चलना है। तो मोमेंटम में, ट्रेंड में किसी तरह का बदलाव नहीं है। भले ही आपकी गाड़ी थोड़ा रुक रुक के चलेगी, धीमे चलेगी, लेकिन आपको बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनानी है। 19,235 से 300 ये आज सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए साबित होगी। अपर बैंड है वो 19,500 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी सर के अनुसार 44,900, 45,000 ये आपके लिए एक अच्छे सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और ऊपर 45,500 से 650 ये आज एक आप कह सकते हैं वॉल का या एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ ये रेंज दिखाई देगी। आइए इससे पहले कि हम खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन है वो समझे, एक बड़ी बिग ब्रेकिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये जो बिग ब्रेकिंग है वो सीधे आ रही है ऑटो स्पेस से जुड़ी। जी हां, ऑटो स्पेस की जितनी भी बड़ी कंपनी है उसके लिए इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। तो क्या है वो खबर, कौन कौन से स्टॉक्स इंपैक्ट होंगे, पूरी डिटेल लेकर हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, जरा बताइए क्या बड़ी खबर है और कौन कौन से स्टॉक्स यहां पर सीधे इफेक्टेड नजर आएंगे? गुड मॉर्निंग। सरकार जिस तरह से अल्टरनेट फ्यूल्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ाने पर फोकस कर रही है, सीएनजी से लेकर बाकी चीजों को लेकर फोकस कर रही है, उसी में सरकार ने पिछले कुछ दिनों पहले हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। और अब सरकार जितने भी आईसी इंजन हैं, यानी कि जितनी भी गाड़ियां जो कि एम और एन कैटेगरी की, यानी कि सवारी गाड़ियां, कारों से लेकर ट्रक्स तक, सारी गाड़ियों के लिए हाइड्रोजन गैस पावर जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रस्ताव रखा है। अगर इस ड्राफ्ट की बात मानते हैं तो सरकार ये चाहती है कि 30 दिनों में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे सुझाव मंगा लिए जाए, और अक्टूबर ऑनवर्ड सरकार ये कंपलसरी करना चाहती है कि जो इंजन आगे बनेंगे वो हाइड्रोजन से चलने के लायक हों। इस तरह की कंपनियां डिजाइनिंग शुरू कर दें। लेकिन संभव है कि इसमें थोड़ा सा और समय लग सकता है, लेकिन सरकार का जो प्रस्ताव है उसके अनुसार सरकार अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही ये चाहती है, क्योंकि सरकार जिस तरह से सभी राज्यों ने अपने स्तर पे हाइड्रोजन की पॉलिसी बना दी है, सरकार ने हाइड्रोजन मिशन बना दिया है, उसके साथ इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट तैयार है। सिर्फ इंजन में कुछ मामूली बदलाव करने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार ने ये ड्राफ्ट पॉलिसी से पहले भी 4 स्तर पर स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन किया था, और उसके बाद ये ड्राफ्ट जारी किया है। तो सरकार को इस बात की उम्मीद है कि इसमें बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। जो मौजूदा इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसमें थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशन करके उनको हाइड्रोजन से चलने लायक बनाया जा सकता है, क्योंकि गाड़ियां ऑलरेडी सीएनजी और एलपीजी पर चल रही हैं, और अगर इस तरह से चल रही हैं तो उसमें हाइड्रोजन, क्योंकि गैस फॉर्म में ही यूज होना है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत नहीं आनी है। तो ये तमाम ऐसी कंपनियां जो कि गाड़ियां बनाती हैं, कारें बनाती हैं, यानी कि टाटा मोटर्स, टोयोटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोका लेलैंड और इस तरह की तमाम कंपनियां, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जी
डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर आप लेकर आए हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के उत्पादन की अब यहां पर बड़े जोरों से तैयारी हो रही है, ऑफ कोर्स इस पूरे सेक्टर पर, और ये जो नाम आपने गिनाए हैं इस पर आज हमारी नजर रहने वाली है। धन्यवाद अमरीश, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब खबरों के दम पर और कहां एक्शन दिख सकता है, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं, अरमान से जान लेते हैं। अरमान, मॉर्निंग। आपकी बिग ब्रेकिंग तो आज आपको मिल गई, ऑटो सेक्टर पर तो नजर रहेगी। इसके अलावा कौन से ट्रिगर्स है जहां नजर रखनी चाहिए और कहां एक्शन है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे ट्रिगर्स है जिसमें अगर आप सबसे पहले बात करें तो हेक्सन एग्रो, जहाँ पे बोर्ड बैठक में विंडमिल डिवीजन के सभी एसेट्स को स्लम सेल के जरिए बेचने पर विचार है। सोलार एक्टिव फार्मा साइंस, यहाँ पर बोर्ड बैठक में राइट इशू के जरिए जो है राइट इशू पर जो है विचार किया जाएगा। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है, क्योंकि अगर आप देखिए जो पुणे लैंड के डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर करने के लिए मारुति सुजुकी इन्वेक्टो MPV जो है वो लॉन्च होने वाली है। बजाज ट्रेम स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X जो है वो भी आज भारत में लॉन्च होने वाली है। IPO के हिसाब से आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, उनका IPO का अलॉटमेंट है, और साइन DLM वहाँ पर भी आपको IPO का अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है एम्फेसिस में, जहाँ पे फाइनल डिविडेंड है 50 का, और एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के हिसाब से बंसल इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, जहाँ पर बोनस इशू है 1:2 का, और आज सुबह 10:30 बजे अगर आप देखें कैबिनेट की बैठक भी है। IPO अपडेट्स में सेनको गोल्ड IPO डे 1, आज डे 2 है। पहले दिन का अगर आप देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन 69% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर आप एनआईएस का देखेंगे, एनआईए तो लगभग 62% के आसपास। पीकेएच वेंचर्स, जिनका IPO बंद होता हुआ दिखा है और IPO जो है वो फेल होता हुआ दिखा है, क्योंकि आपको QI अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कमजोर रिस्पॉन्स के चलते यहाँ पर फेल होता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे 65% है, जिसमें QIB का हिस्सा 11% ही बढ़ा है। हालांकि रिटेल का अगर आप देखें 99% और एनआईए का लगभग 1.6 टाइम्स बढ़ा है, तो IPO फेल होता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से LTI माइंडट्री, यहाँ पर HDFC में मर्जर के चलते जो NSE ने जो बदलाव होने वाले उसकी लिस्ट जो है जारी करी है, और ये अगर जो बदलाव है वो 14 जुलाई से जो है वो लागू होंगे। इसमें HDFC लिमिटेड की जगह LTI माइंडट्री जो है वो निफ्टी 50 में आपको आता हुआ दिखेगा, और LIC हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में होगा शामिल। और कई सारे चेंजेस हैं, जिसमें JSPL देख लीजिए, जहाँ पे वो निफ्टी 100 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में होगा, और कई सारे ऐसे चेंजेस हैं। खबरों के हिसाब से संवर्धन मदरसन, यहाँ पर आप ध्यान रखें, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी है उन्होंने अगर आप देखें एक जापान की एक कंपनी है उसमें 81% हिस्सेदारी जो है खरीदेंगे, और लगभग 1300 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदे जाएंगे। उसी के साथ साथ स्ट्राइड्स फार्मा, सिंजीन, यहाँ पर भी ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्राइड्स की सब्सिडरी जो है उन्होंने सिंजीन के साथ करार किया है। और ये करार इसलिए करा क्योंकि बेंगलुरु में एक फैसिलिटी है, यूनिट 3 जो है मल्टी मॉडल फैसिलिटी, उसको 702 करोड़ में बेचने के लिए जो करार करते हुए दिखे हैं। SBI, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंट्रल बोर्ड ने उन्होंने SBI कैप वेंचर्स में हिस्सा खरीद को मंजूरी दी है, और इसमें अगर देखें सब्सिडरी SBI कैपिटल से 100% हिस्सा खरीद को जो है बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। TTK हेल्थ केयर, प्रस्तावित डीलिस्टिंग ऑफर के प्राइस, डीलिस्टिंग जो फ्लोर प्राइस है वहाँ पे बदलाव होते हुए दिखे। जो फ्लोर प्राइस जो है अब 1201 के आसपास का कर दिया है, जो कि अगर आप पहले देखें जो फ्लोर प्राइस 1051 का था। IOC 7 जुलाई को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें राइट इशू के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में जीनस पावर, यहाँ पर बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें अगर आप देखें 520 करोड़ 519 करोड़ के आसपास फंड जुटाने के लिए लगभग 4.6 करोड़ शेयर वारंट जो है जारी करने की मंजूरी मिलती हुई थी। चलिए, ये तो खबरों के दम का एक्शन रहा, लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स कौन से हैं अरमान आपके पास, वो भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल, रेगुलरली यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स आपको फ्लो आते हुए जा रहे हैं, जिसमें आप बंधन बैंक की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस की अगर आप बात करें YOY आपको 6.7% के आसपास की ग्रोथ दिखी है। हालांकि QOQ 5.5% गिरते हुए दिखे। कासा डिपॉजिट में आपको YOY लगभग 3% के आसपास की गिरावट दिखेगी, और QOQ भी लगभग 8% के आसपास की गिरावट है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 30 जून तक ग्रोस एडवांसेस लगभग 29% बढ़कर आए हैं। वहीं अगर आप बात करें टोटल कासा रेशियो की, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी कमी आती हुई दिखी है, 38.4% से गिरकर 35% पर। RBL बैंक 30 जून तक कुल डिपॉजिट जो है वो 8% से बढ़कर आए हैं। वहीं इंडसइंड बैंक की बात करें तो 30 जून तक जो कुल डिपॉजिट्स है वहाँ पे 15% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखी, और काशा रेशियो में भी 40.1%, थोड़े बहुत आपको 39.9% पर आते हुए दिखे हैं। वहाँ से सेल की अगर आप बात करें तो Q1 में अब तक की सबसे ज़्यादा जो है सेल्स वॉल्यूम दर्ज करी है। लगभग अगर आप देखें जो हासिल लगभग 24% के आसपास की आपको जो है वृद्धि यहाँ पर आती हुई दिखी। और अंत में V2 रिटेल की बात करें तो 30 जून तक स्टैंड अलोन जो आए हैं वहाँ पे लगभग आपको 25% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। और अगर आप देखें ओवरऑल सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ जो है वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखी है, लगभग 21% के आसपास।
ऑलराइट, चलिए अरमान, बहुत धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी खास रणनीति वो आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग। हम आपके बेस्ट पिक्स तो लेंगे ही, मार्केट में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला बरकरार है। मुझे जरा बताइए, ये जो अभी बिग ब्रेकिंग आपने सुनी कुछ समय पहले हमारे सहयोगी अमरीश ने शेयर की कि यहाँ पर पूरे ऑटो स्पेस के लिए जो हाइड्रोजन से चलने वाली कारें हैं उनके उत्पादन को लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मंत्रालय ने जारी कर दिया है। मुझे जरा बताइए, टाटा मोटर्स, M&M, इन तमाम स्टॉक्स के लिए किस तरह के आपको चार्ट्स पर मौके दिखाई दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, ऑलरेडी अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल पे तो स्टॉक बेसिकली अगर पैसेंजर कार व्हीकल्स की बात करें तो ये स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पर है। मुझे लगता है कि शायद ये न्यूज कहीं हद तक प्राइस में ऑलरेडी प्राइस इन थी, क्योंकि सभी के सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 दिनों पहले तक काफी अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है, तेजी के ट्रेंड है, सब में सबसे चार्ट काफी पॉजिटिव है, तो पहले सपोर्ट लेवल्स पे वापस से इनमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो 1468 1470 रुपए के आसपास का क्लोज है। मेरा मानना है 1450 1440 एक अच्छा सपोर्ट है, जिसके आसपास अगर कोई डिप मिले तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अपसाइड में 1480 से 1500 रुपए तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अशोक लेलैंड ने 2 दिन पहले बड़ा ब्रेकआउट अटैम्प्ट किया था, लेकिन वो फिजल आउट होता हुआ नजर आया। बट हैविंग सेड दैट 160 रुपए के आसपास वापस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मुझे लगता है उस लेवल के आसपास वापस से अशोक लेलैंड में एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए। वहां पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फिर से बनता है 157 के स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट टर्म में वापस 170 175 के टारगेट यहाँ पर भी आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो खबर के लिहाज से तो यहाँ एक्शन रहेगा ही, और साथ ही चार्ट्स के लिहाज से भी देखें तो अशोक लेलैंड, M&M दोनों जगह आपको नजर रखनी चाहिए और खरीदारी के पूरे मौके। अच्छा, हिमांशु जी, आपकी नजर कहाँ है? आपकी बेस्ट पिक्स इस मार्केट में आज कहाँ से आ रही है? तो नेहा जी, देखिए, हमने कल देखा कि सेकंड हाफ में आईटी स्टॉक्स में एक जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली, जो कि मुझे लगता है आज भी एक्सटेंड हो सकती है। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो इन्फोसिस रहेगा, जिसमें खरीदारी की राय रहेगी। 1345 रुपए के आसपास का क्लोज है। कोई भी डिप अगर ड्यूरिंग द डे 1340 1338 तक मिलती है तो वो काफी अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है 1328 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में मेरा मानना है कि स्टॉक 1365 से 1370 रुपए तक की अपमूव आज के सेशन में दिखा सकता है। वहीं पर एक कैश सेगमेंट का स्टॉक होगा लीडिंग NBFC पूनावाला फिनकॉर्प, जिसमें खरीदारी की राय होगी। कल हमने देखा कि बजाज फाइनेंस की क्वार्टरली अपडेट के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक भी काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट पर कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार है। तो पूनावाला फिनकॉर्प, जिसमें कल 358 के आसपास के क्लोज देखने को मिले, यहाँ पर खरीदारी करें। कोई डिप 354 355 तक मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 348 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 375 रुपए तक के टारगेट पूनावाला फिनकॉर्प में भी 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावनाएं हैं। इन्फोसिस में 1365 से 70 तक का अपसाइड में टारगेट देखने को मिल जाएगा। 1328 का स्टॉप लॉस लगाएं और 375 तक के अपसाइड टारगेट के लिए 348 का स्टॉप लॉस लगाकर पूनावाला फिनकॉर्प में भी खरीदारी की सलाह आ रही है। धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो 2 बेहतरीन पिक्स रखने के लिए। आइए कमोडिटी बाजार की भी रणनीति समझ लेते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर व्यू जानना चाहेंगे। $76 के ऊपर हमने इसे कल निकलते हुए देखा, और ऑफ कोर्स ओपेक के सेमिनार पर नजर है। एक एक करके ओपेक के जो देश हैं वो यहाँ पर उत्पादन कटौती का ऐलान सामने रखते चले जा रहे हैं अगस्त के लिए। तो जरा बताइए कि कितना सपोर्ट मिलेगा कच्चे तेल को, क्या करना है? गुड मॉर्निंग है जी। बिल्कुल, ओपेक प्लस की तरफ से लार्जर आउटपुट कट की बातों के चलते ही कल हमने लगभग 2% की बढ़त जो इंटरनेशनल मार्केट में देखी थी, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ को लेकर के अभी भी कंसर्न है। चाइनीज डिमांड भी स्लो होती हुई नजर आई है, तो ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार जो है रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आएंगे। हमारा मानना है कि WTI में $72.5 और ब्रेंट में $77 पर फिर एक बार यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो अब ऊपरी स्तरों पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन है तो 5900 के स्तर के आसपास यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल से फिर एक बार यहाँ पे करेक्शन जो है वो आते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट, मुझे जरा बताइए मेटल स्पेस में खासतौर से जिंक और सिल्वर, क्योंकि कल मेटल स्पेस में इन दोनों में सबसे अच्छा एक्शन देखने को मिला है, तो क्या सलाह होगी?
सिल्वर में हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है वो जारी रहेगी। हमने काफी गिरावट जो है पिछले 2-3 सप्ताह में देखी थी और कीमतें 3 महीने के भी निचले स्तरों पर पहुंच गई थी, तो निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। चांदी में मोमेंटम जारी रहेगा। हमारा मानना है कि यहाँ 70,100 70,200 के स्तर के आसपास सितंबर वायदा में बाइंग करके चलना चाहिए। 69,650 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 71,100 तक के भी लक्ष्य जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जिंक में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी कल के सत्र में, लेकिन हमारा मानना है कि जो बढ़त है वो शायद यहाँ पे फिर एक बार जो है फिजल आउट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है। तो जिंक में 217 पर रेजिस्टेंस रहेंगे, ऊपरी लेवल्स और मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ओके और आई थिंक कच्चे तेल पर भी आपका यही व्यू है, क्योंकि आपने कहा शायद 5900 के पास आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। बिल्कुल, एनर्जी पैक में अगर कहीं रणनीति बनानी है तो यहाँ पे नेचुरल गैस में आज के सत्र में बाइंग की सलाह रहेगी। 222 के स्तर पर यहाँ पे जुलाई वायदा में लॉन्ग की पोजीशन लें। 218 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य 232 का लेकर के चल सकते हैं। ऑलराइट, बहुत धन्यवाद के लिए। तो चांदी खरीद के चले अपसाइड टारगेट के लिए, और नेचुरल गैस एक प्रेफरेबल बेट है। 222 के पास ले 232 के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है। अरमान, बताइए क्या डिटेल है आपके पास। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप बात करें जहां पर मॉर्गन स्टैनली की संवर्धन मदरसा इंटरनेशनल पर रिपोर्ट है, वो जो इक्वल वेट है उसे तो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट यहां पर बढ़ा रहे हैं। 75 से बढ़ाकर अगर आप देखें तो 80 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की हीरो मोटोकॉर्प पर है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट जो है वो अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं। 3000 से बढ़ाकर 3500 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 30 का है। और जेफरीज की ही एक्सिस बैंक पर भी रिपोर्ट है, वो बाय जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट यहां पर भी वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। 1150 से बढ़ाकर 1200 कर रहे हैं और मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 971 का है। ऑलराइट अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।